इस दुनिया का चाहे कोई भी बच्चा हो, अगर अपने आप को सबसे ज़्यादा कहीं सुरक्षित जगह महसूस करता है तो वो होता है माँ का आँचल। न जाने ऊपर वाले ने ऐसी कौन सी वरदान दिया है कि कोई भी बच्चा जब रोते बिलखते अपनी माँ की गोद में जाता है, अपनी सारी तकलीफ़ों को भूल जाता है। पर आज की कहानी में एक माँ अपनी ही बच्ची के साथ एक ऐसा खेल खेलती है कि जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो कहीं ना कहीं लोगों का इंसानियत से ही भरोसा ख़त्म हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हशमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है हरदोई और इसी हरदोई का एक थाना पड़ता है सांडी। सांडी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है नेकपुर और इसी नेकपुर गांव का रहने वाला संतोष सिंह। संतोष सिंह की पत्नी का नाम है सरिता। संतोष सिंह के टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटा और 1 बेटी। बड़ा बेटा मोनू जिसकी उम्र है 15 साल, दूसरी बेटी रचना जिसकी उम्र है 13 साल और 2 बच्चे जिसमें से एक की उम्र है 8 साल और दूसरे की उम्र है 9 साल। संतोष जो टेलरिंग का काम करता है, ठीक ठाक पैसे भी कमाता है। इधर संतोष की पत्नी भी अपने घर में 2 दुकानें कर रखी है, जिस दुकान से भी ठीक ठाक पैसे कमाते हैं। संतोष की पत्नी सरिता अपना दुकान बड़े बेटे मोनू के साथ चलाती है। मोनू जो 7वीं क्लास तक अपनी पढ़ाई करता है, जब पढ़ाई में मन नहीं लगता है पढ़ाई छोड़ देता है। लेकिन रचना अपने ही इलाके से 8वीं क्लास में पढ़ाई तो करती है, जितनी पढ़ने में तेज़ है देखने में उतनी ही खूबसूरत। संतोष अपनी बच्ची से इतना प्यार करता है कि उसका एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए उसके नाम पर 10 बीघा ज़मीन भी रजिस्ट्री कर देता है। संतोष अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहता है। बात कर रहा हूँ मैं 23 अक्टूबर 2018 की सुबह के करीब 5 बजे के आसपास, जब नेकपुर के गांव के लोग सुबह सुबह सो करके उठते हैं, एक महिला की चीख पुकार सुनते हैं। लोग जब उस महिला के दरवाजे पर पहुँचते हैं तो मालूम चलता है कि चीखने चिल्लाने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि संतोष की ही पत्नी सरिता थी। दरअसल सरिता के गोद में उसकी बेटी रचना का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। सरिता अपनी बच्ची की डेड बॉडी को लेकर के जोर जोर से रो रही थी। दरअसल रचना के गले से काफ़ी मात्रा में खून भी बह रहा था। लोग जब इस बारे में सरिता से पूछताछ करते हैं तो सरिता कहती है कि मेरी बच्ची को कैंसर का बीमारी था, शायद कैंसर रात्रि को फट गया है, जिसकी वजह से मेरी बच्ची की मौत हो गई है। लेकिन लोगों को सरिता के बातों पर यकीन नहीं होता है, इसीलिए इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ सरिता के घर पर पहुंच जाती है और सबसे पहले रचना की डेड बॉडी को चेक करती है। रचना के गले का निशान देख कर के पुलिस साफ अंदाज़ा लगा लेती है कि रचना की मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी किसी तेज़धार हथियार से हत्या की गई है। पुलिस जब इस बारे में सरिता से पूछताछ करती है तो सरिता कहती है कि साहब, पूरा परिवार रात्रि के वक्त एक साथ ही खाना खाया था। मैं तीनों बच्चों को लेकर के बाहर दुकान में सोई थी, मेरी बेटी अंदर कमरे में सोने के लिए चली गई। इस कहानी में आपको मैं बता दूं कि सरिता का पति संतोष का 3 साल पहले ही मौत हो चुकी है। सरिता जैसी इस तरह की बातें कहती है, पुलिस उस कमरे में जाती है जिस कमरे के बेड पे रचना का डेड बॉडी पड़ा था। लेकिन पुलिस जब कमरे के अंदर एंट्री करती है तो देखती है कि कमरे के अंदर जितना भी सामान था सब के सब अपने जगह पर अस्थिर पड़ा हुआ था, लेकिन रचना का मोबाइल मौजूद नहीं था। रचना जो एक स्मार्टफोन चला रही थी। पुलिस जब रचना के मोबाइल के बारे में सरिता से पूछताछ करती है तो सरिता कहते हैं कि मैं भी उसका मोबाइल हर जगहों पर ढूंढ चुकी हूँ, लेकिन रचना का मोबाइल नहीं मिल रहा है। पुलिस सबसे पहले रचना की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर सरिता के तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो इससे साफ अंदाज़ा लग जाता है कि रचना का जिसने भी हत्या किया है ज़रूर उसका कोई नज़दीकी ही होगा। पुलिस इस केस की छानबीन करते हुए फिर से सरिता के घर पर जाती है। पुलिस जब जाकर के वहाँ पर जाँच पड़ताल करती है तो मालूम चलता है कि सरिता के घर में घुसने का मात्र एक ही रास्ता था। इस बारे में जब पुलिस सरिता से पूछती है तो सरिता कहती है कि साहब, रात्रि के वक्त दरवाज़ा भी बंद था
कोई भी दरवाजे से एंट्री नहीं किया था। जैसी इस तरह की बातें कहती है पुलिस को कहीं ना कहीं सरिता के ऊपर ही शक चला जाता है। लेकिन शक के आधार पर पुलिस सरिता को अपने कस्टडी में नहीं लेती है, बल्कि अब सरिता के बारे में सच्चाई जानने के लिए गांव के लोगों से पूछताछ करती है। पुलिस जब सरिता के बारे में गांव के लोगों से पूछताछ करती है तो एक ऐसी जानकारी मिलती है कि पुलिस उसी के आधार पर 29 अक्टूबर 2018 को सरिता को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर लेकर थाने में पहुंच जाती है। पुलिस जब सरिता से उसकी बेटी रचना की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, सरिता भी पुलिस के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन सरिता जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक 3 साल पहले। संतोष जो टेलरिंग का काम तो करता ही है, देखने में बेहद ही सीधा साधा, संतोष अपने परिवार से बेइंतहा मोहब्बत करता है। इधर उसकी पत्नी के 4 बच्चे हो जाने के बावजूद भी सरिता की खूबसूरती में कोई कमी नहीं आती है। सरिता अक्सर बन संवर के ही नहीं रहती है, बल्कि गैर लोगों से भी बातचीत करती है, लेकिन संतोष को ये पसंद नहीं आता है। संतोष अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सरिता अपने पति की एक बात नहीं मानती है। संतोष के ही गांव का रहने वाला सर्वेश जिसकी उम्र है लगभग 25 साल, जो कुंवारा है। दरअसल संतोष और सर्वेश के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती है। दोनों अक्सर एक साथ बैठ कर के ही शराब भी पीते हैं। एक दिन संतोष सर्वेश को लेकर अपने घर पे जाता है और दोनों एक साथ बैठकर घर के अंदर ही शराब पीते हैं। लेकिन सर्वेश जब पहली बार संतोष के घर पे जाता है और जब उसकी पत्नी सरिता को देखता है तो सरिता की खूबसूरती देख उसके तरफ देखते ही रह जाता है। उसके बाद से अब सर्वेश अक्सर संतोष के घर पे जाना शुरू कर देता है। लेकिन जब भी संतोष के घर पे जाता है तो उसकी पत्नी सरिता के तरफ बड़ी अजीब निगाहों से देखता है। दरअसल सर्वेश को कहीं ना कहीं सरिता पसंद आ जाती है। इधर सरिता का भी वही हाल होता है। सरिता भी सर्वेश को पसंद करने लगती है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार ना चाहते हुए भी सर्वेश और सरिता के बीच में अवैध संबंध शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब पहली बार संबंध बनता है उस दिन 2 रिश्ते टूटते हैं। सरिता अपने पति को धोखा देती है तो वहीं पर सर्वेश अपने दोस्त के साथ दगाबाजी कर देता है। पर जैसे ही कुछ महीने का और समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन संतोष की एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। संतोष जब इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, इस वजह से सरिता के जीवन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ दिन अपने पति के गम में तो रहती है, लेकिन उसके बाद से सर्वेश को अपने घर पे ही नहीं बुलाती है, बल्कि उसके साथ बाहर भी घूमना फिरना शुरू कर देती है। दरअसल सरिता को अब कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, एक दिन सर्वेश का ही बड़ा भाई अभिमन्यु की नज़र सरिता के ऊपर पड़ जाती है। दरअसल दोनों का प्यार इस प्रकार से आम हो चुका था कि दोनों के बारे में आस पड़ोस के लोग भी जान चुके थे। अभिमन्यु को भी सरिता के बारे में सारी सच्चाई मालूम चल चुका था। अभिमन्यु बेहतर तरीके से जानता था कि उसी के भाई के साथ सरिता का अवैध संबंध चल रहा है। इसके बावजूद भी अभिमन्यु सरिता के पीछे घूमने लगता है। जाकर के एक दिन सरिता से अपनी दिल की बात भी कह देता है। जैसे ही अपनी दिल की बात कहता है, सरिता अभिमन्यु को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारे भाई के साथ रहती हूँ। इस पर अभिमन्यु सरिता को समझाते हुए कहता है, तो क्या हुआ, तुमने उससे शादी थोड़ी ना किया है। अगर मेरे साथ भी कुछ पल बिता लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा। बदले में मैं तुम्हारी तमाम ख्वाहिशों को पूरा करूँगा। सरिता भी लालच में आ जाती है और फिर अभिमन्यु के साथ में संबंध बना लेती है। उसके बाद से सरिता का सर्वेश और उसका भाई दोनों के साथ में अवैध संबंध शुरू हो जाता है। लेकिन इस बात की जानकारी सरिता के सारे बच्चों को मालूम चल जाता है। लेकिन सरिता कैसे भी करके अपने बच्चों को भी अपने काबू में कर लेती है। लेकिन इस बात की जानकारी जब उसकी बेटी रचना को जब मालूम चलता है, रचना काफ़ी गुस्से में आ जाती है। अपनी माँ को कई बार समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन रचना जब भी अपने माँ को रोक टोक करती है, सरिता को बेहद ही बुरा लगता है। 22 अक्टूबर 2018 को हर रोज़ की तरह रात्रि के वक्त अभिमन्यु सरिता से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है। उस वक्त सरिता अपने बच्चों को खाना खिला करके सुला चुकी थी। रात्रि के वक्त जब दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, उसी वक्त रचना की नींद खुल जाती है और फिर दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। जैसे इस तरह का नज़ारा देखती है,
अपनी माँ को धमकी देते हुए कहती है कि अब मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ। दरअसल रचना जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन इससे पहले कि रचना की आवाज़ घर से बाहर निकलती, सरिता अपनी बच्ची का मुंह दबा देती है। फिर भी रचना की आवाज़ सुनकर के उसका बड़ा भाई मनु जग जाता है और वो भी आकर के सारा नज़ारा देख लेता है। इधर सरिता इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि अब अपनी झंझट को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देती है। अपने बेटे मनु की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि रचना का दोनों पैर पकड़ लो। मनु भी रचना का दोनों पैर पकड़ लेता है। साथ ही साथ सरिता अभिमन्यु से कहती है कि किचन में तेज़ धार चाकू पड़ा है, लेकर के आओ। अभिमन्यु जब किचन से वो चाकू लेकर के आता है, सरिता उससे कहती है कि रचना के गले पे चला दो। अभिमन्यु भी वो तेज़ धार हथियार रचना के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से रचना की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से सरिता अभिमन्यु को घर पे भेज देती है और अपनी बच्ची की डेड बॉडी को उठाकर बेड पे ले जा करके रख देती है और पूरी रात सुबह होने का इंतज़ार करने लगती है। जैसे ही सुबह हो जाती है, सरिता अपनी बेटी की डेड बॉडी को उठाकर बाहर लेकर आती है और उसे गोद में लेकर के बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। चीख पुकार सुन करके गांव के लोग जब वहां पहुंचते हैं तो गांव के लोगों से झूठ बोलते हुए कहती है कि मेरी बच्ची को कैंसर का बीमारी था, शायद कैंसर फट गया है, जिसकी वजह से मेरी बच्ची की मौत हो गई। वाकई में सरिता जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस सरिता के तहरीर पर अभिमन्यु और उसके बेटे मोनू, इन दोनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।